जॉन लॉक, जिन्हें अक्सर उदारवाद का जनक कहा जाता है, ने सरकार और हमारे अधिकारों के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। सच तो ये है कि उनके विचारों ने ही दुनिया को वो शब्द दिए जिनसे आज हम अपनी आज़ादी की बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनके वो कौन से मौलिक विचार थे जो आज भी इतने प्रभावशाली हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत उसी एक बुनियादी सवाल से करते हैं जिसका जवाब खुद लॉक ढूंढ रहे थे। सोचिए, अगर कोई सरकार ना होती, कोई कानून, कोई पुलिस ना होती, तो हमारी दुनिया कैसी होती? इसी सवाल का जवाब उनकी पूरी फिलॉसफी का केंद्र है। आज हम देखेंगे कि सरकार के बिना दुनिया की कल्पना कैसी थी। फिर हम समझेंगे कि सामाजिक समझौता क्या होता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार क्या हैं, सरकार सहमति से कैसे बनती है, और आखिर में विद्रोह करने का अधिकार क्यों जरूरी है। हमें सरकार की जरूरत क्यों है, ये समझने के लिए लॉक कहते हैं कि पहले एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई सरकार है ही नहीं। इसी को वो प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि इस मामले में लॉक का नजरिया उनके ही समय के एक और बड़े विचारक थॉमस हॉब्स से बिल्कुल अलग था। जहां हॉब्स मानते थे कि बिना सरकार के जिंदगी बस एक लड़ाई है, हर किसी की हर किसी से, वहीं लॉक का मानना था कि नहीं, ये एक शांतिपूर्ण अवस्था थी जो तर्क और कुदरती कानून से चलती थी। तो सवाल उठता है कि अगर सब इतना शांतिपूर्ण था तो सरकार की जरूरत ही क्यों पड़ी? लॉक के मुताबिक इस सिस्टम में कुछ गंभीर असुविधाएं थी, या कह लीजिए कुछ बग्स थे। मतलब सही गलत तय करने के लिए कोई तय कानून नहीं था, झगड़े सुलझाने के लिए कोई निष्पक्ष जज नहीं था, और अगर कोई सही फैसला हो भी जाए तो उसे लागू करवाने की कोई ताकत नहीं थी। इसी वजह से जिंदगी अनिश्चित और असुरक्षित हो जाती थी। और यहीं पर लॉक के प्राकृतिक कानून का विचार सामने आता है। ये कोई लिखी हुई किताब नहीं थी, बल्कि तर्क पर आधारित एक सीधा सा नैतिक नियम था कि क्योंकि हम सब बराबर और आज़ाद हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे की जान, सेहत, आज़ादी या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे सब कुछ बनाया गया। तो प्राकृतिक अवस्था की इन असुविधाओं से निपटने के लिए लॉक ने एक बहुत ही तर्कसंगत समाधान दिया। एक ऐसा सौदा जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, जिसे हम सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लॉक के लिए ये प्रक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। पहले, लोग आपस में मिलकर एक समाज बनाते हैं। फिर वो समाज अपने ट्रस्टी के तौर पर एक सरकार को नियुक्त करता है। ये बात बहुत जरूरी है। समाज पहले आता है, सरकार बाद में। सरकार समाज को नहीं बनाती, समाज सरकार को बनाता है। अच्छा, तो इस सौदे की शर्तें क्या हैं? लोग बहुमत यानी मेजॉरिटी के फैसलों को मानने के लिए राजी होते हैं और कानून लागू करने का अपना अधिकार छोड़ देते हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, वो अपने मौलिक प्राकृतिक अधिकारों को कभी नहीं छोड़ते। सरकार उन्हें छीनने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। तो ये प्राकृतिक अधिकार हैं क्या जिनकी हम बात कर रहे हैं? ये वो 3 मजबूत स्तंभ हैं जिनकी हिफाजत के लिए ही सरकार का गठन होता है। याद रखिए, सरकार ये अधिकार हमें देती नहीं है, ये तो हर इंसान के पास पहले से ही मौजूद होते हैं। लॉक ने 3 मुख्य अधिकारों को गिनाया। जीवन यानी खुद की जान बचाने और जिंदा रहने का अधिकार, स्वतंत्रता यानी किसी की मनमानी के तहत नहीं बल्कि कानून के दायरे में जीने की आज़ादी, और संपत्ति यानी अपनी मेहनत से जो कुछ कमाया है उस पर अधिकार। संपत्ति के अधिकार को लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत से समझाया था। देखिए, विचार बहुत सीधा है। जब कोई इंसान प्रकृति से कोई चीज लेता है और उसमें अपनी मेहनत मिला देता है, जैसे जमीन का एक टुकड़ा साफ करके उस पर खेती करना, तो वो चीज उसकी अपनी संपत्ति बन जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई असीमित अधिकार नहीं था। लॉक ने इस पर कुछ बहुत जरूरी सीमाएं भी लगाई थीं। आप सिर्फ उतना ही ले सकते हैं जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दूसरों के लिए भी पर्याप्त छोड़ना होगा और आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते। ये अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन है। अब हम लॉक के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक पर आते हैं। वो ये कि किसी भी सरकार की असली ताकत ऊपर से यानी ईश्वर या राजा के खानदान से नहीं आती, बल्कि नीचे से यानी जिन लोगों पर शासन हो रहा है उनकी सहमति से आती है। उस जमाने के लिए ये एक बहुत बड़ी और जबरदस्त सोच थी। इसका मूल सिद्धांत बस इतना है, कोई भी जायज सरकार उन्हीं लोगों की सहमति पर टिकी होती है जिन पर वो शासन करती है। यही तो लोकतंत्र की बुनियाद है कि शक्ति जनता से सरकार की ओर जाती है, सरकार से जनता की ओर नहीं।
अब एक सवाल उठता है कि क्या होगा अगर किसी ने सीधे सीधे सहमति ना दी हो। इसके लिए लॉक ने मौन सहमति का विचार दिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी देश के सड़कों का इस्तेमाल करता है या उसके कानूनों के तहत संपत्ति रखता है, तो वो चुपचाप उन कानूनों को मानने के लिए अपनी सहमति दे रहा है। और चलिए अब हम लॉ के सिद्धांत के सबसे कह सकते हैं विस्फोटक हिस्से पर आते हैं। क्या होता है जब सरकार खुद ही उस सामाजिक अनुबंध को तोड़ दे जिसके लिए उसे बनाया गया था। लोगों के लिए सरकार एक ट्रस्ट की तरह है। लोगों ने उसे एक खास काम करने के लिए अपनी शक्ति सौंपी है, उनके अधिकारों की रक्षा करना। अगर सरकार उस भरोसे को तोड़ती है और जुल्म करने लगती है, तो लोगों को पूरा हक है कि वो उस शक्ति को वापस ले लें। दिलचस्प बात यह है कि लॉक विद्रोह के अधिकार को अराजकता का न्योता नहीं मानते थे, बल्कि वो इसे तानाशाही को रोकने का सबसे अच्छा तरीका मानते थे। ये जानना कि जनता विद्रोह कर सकती है, शासकों को हमेशा अपनी हदों में रखता है। ये डर ही सबसे बड़ा बचाव है। तो आखिर में लॉक का दर्शन एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमें बताता है कि हमें एक सभ्य समाज के लिए सरकार की जरूरत क्यों है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि वो सरकार हमारी सेवक है, हमारी मालिक नहीं। और यही वो विचार है जिसने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से लेकर दुनिया भर के लोकतंत्रों को प्रेरित किया है और आज भी कर रहा है।